नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो राहुल गांधी पहुंच गए चेन्नई टीवी के प्रमुख विजय के शपथ समारोह में भाग लेने के लिए। और बैठे कहां? पहली पंक्ति में नीचे दर्शक दीर्घ में नहीं, बल्कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल के गवर्नर और नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के बीच में बैठे थे, उसी तरीके से राहुल गांधी बीच में तो नहीं बैठे, पर नए मुख्यमंत्री जो शपथ लेने वाले थे विजय के बराबर में कुर्सी डलवा करके बैठे थे। और किसी को आश्चर्य नहीं होगा अगर राहुल गांधी के चेन्नई पहुंचने और उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए जो इनके 5 एमएलए चुन करके आए हैं 234 के सदन में, तो समर्थन देने की एवज में कुछ इस तरह की बातें भी दिल्ली से कही गई हों कि राहुल गांधी शपथ समारोह में आएंगे तो आपके बराबर में बैठेंगे। किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर ये चीजें पहले से तय ना करवा दी गई हो तो। और जो सीन आ रहे हैं, जो दृश्य आ रहे हैं वहां के, वो तो राहुल गांधी की जगह अगर कोई और होता तो उसके लिए बहुत असहज करने वाले थे। ठीक है, विजय को आपके 5 एमएलए की इस समय जरूरत थी ताकि सरकार गठित कर सकें, शपथ ले सकें, लेकिन 5 एमएलए के समर्थन की एवज में आप इस तरह तन करके उनके बराबर में जाकर के शपथ समारोह में मंच पर बैठेंगे, ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। और क्या हक बनता था राहुल गांधी का इस तरीके से उनके बराबर में बैठने का? क्योंकि 108 सीटें उनकी आई हैं, समर्थन के लिए कम से कम 118 सीटों की जरूरत थी, तो कांग्रेस के पास तो केवल 5 एमएलए हैं। 108 और 5 113, तो बाकी के जो और 5-6 विधायकों की जरूरत थी वो सब भी अगर वहीं कुर्सी डलवा करके बैठ जाते कि हमने भी समर्थन दिया है तो। और सबसे बड़ी बात, जो मंत्री शपथ ले रहे थे टीवी के वो आकर के मुख्यमंत्री विजय से मिल रहे थे, विजय उनको गले लगा रहे थे, उनकी पीठ थपथपा रहे थे। कोई भी राहुल गांधी की तरफ मुड़ करके देख नहीं रहा था और राहुल गांधी से हाथ नहीं मिला रहा था। और जब उनके नाम यानी विजय के नाम को पुकारा गया एज चीफ मिनिस्टर शपथ ग्रहण के लिए, तो उन्होंने तो खड़े होकर के पब्लिक का अभिवादन करना ही था, स्टेडियम में शपथ समारोह चल रहा था। लेकिन राहुल गांधी उनके बराबर में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके क्यों अभिवादन कर रहे थे पब्लिक का, ये भी कम से कम मेरे जैसे राजनीति के विद्यार्थी के लिए एक रहस्य का विषय है। और राहुल गांधी के चेहरे पर जो भाव थे, जो आंखों में मैं क्या भाव उनको रीड करके बताऊं, आप खुद ही जरा वो दृश्य देखिए और फिर पढ़ करके कमेंट में मुझे बताइए कि राहुल गांधी के दिमाग में उस समय चल क्या रहा था, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है विजय की, उनकी पार्टी की जीत में। क्या वो विजय की पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े हैं? क्या चुनाव पूर्व गठबंधन था दोनों के बीच में, या केवल अवसरवादी एक चेहरे के तौर पर वो वहां
मौजूद थे और उन्होंने डीएमके से गठबंधन तोड़ा। और डीएमके, एमके स्टालिन कांग्रेस के इस बिहेवियर से इस कदर नाराज है कि उन्होंने बाकायदा बैठक की, कांग्रेस के रवैये के प्रति न केवल निंदा प्रस्ताव पारित किया, बल्कि लोकसभा स्पीकर को और राज्यसभा के सभापति दोनों को चिट्ठियां लिखी और ये कहा कि हम अब सदनों में कांग्रेस के साथ बैठना नहीं चाहते, उनके साथ बैठे हुए दिखना नहीं चाहते। आपने 20 साल पुराना, 22 साल पुराना डीएमके के साथ अपना नाता तोड़ दिया, गठबंधन तोड़ दिया और सत्ता की मलाई खाने के लिए आप एक नई पार्टी जिसको पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला है और उसको कुछ एमएलए की जरूरत थी, तो उसको आप समर्थन देने के लिए और फिर से सत्ता की मलाई खाने के लिए कूद करके इस पाले से उस पाले में चले गए। तो क्या छवि कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी ने बना दी है, ये अपने आप में सोच का विषय है। मैं आपको वो विजुअल्स दिखा रहा था, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि अभी तक ये एमके स्टालिन के साथ झूला झूल रहे थे। एक ये जरा दृश्य देखिए, मंत्री आ रहे थे, विजय से मिल रहे थे, मुख्यमंत्री से, विजय उनको बधाई दे रहे थे और उनमें से किसी ने भी राहुल गांधी की तरफ पलट कर भी नहीं देखा अभिवादन करने की या इनसे हाथ मिला करके बधाई लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ऐसा लगता है कि ये सब पूर्व निर्धारित था कि राहुल गांधी की अगर ये शर्त है कि वो मंच पर आकर के बैठेंगे, लगभग उसी अंदाज में दिखना चाहेंगे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे बंगाल के शपथ समारोह में। तो अगर मोदी से होड़ लेने के लिए आप मुख्यमंत्री के बराबर में जाकर के बैठे, तो फिर मुख्यमंत्री विजय और उनकी पार्टी के शपथ ग्रहण करने वालों ने भी आपको बताया कि आपकी जगह एक्चुअल में वहां नहीं थी, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रथम रो में बैठना चाहिए था। और नैतिकता तो ये कहती है कि आप तमिलनाडु की जिस पार्टी के साथ चुनाव तक थे, गठबंधन में थे, जिनके साथ मिलकर के आप लड़े हैं, उनके साथ अगर आप विश्वासघात करके जिस पार्टी को समर्थन मिल गया है उसके पाले में कूद करके आ गए हैं, तो फिर आपको इसमें भी एहतियात बरतना चाहिए था कि आप चेन्नई ना जाते, केवल समर्थन दे देते और मंच पर जाकर के बैठ गए। ये तो और भी बचकानी हरकत थी। और इससे ये भी पता चलता है कि आपको राजनीति का और खास तौर से गठबंधन राजनीति का ABCD भी नहीं आता है। डीएमके के लोकसभा में 22 MP हैं, राज्यसभा में 10 MP हैं। अभी 2029 के लोकसभा चुनाव में समय है। डीएमके ऑलरेडी इनसे खार खाए बैठी है और कह चुकी है कि हम इनके साथ अब खड़े हुए भी दिखना नहीं चाहते, इनके साथ सदन में बैठना भी नहीं चाहते। ये किस तरह की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, बिल्कुल समझ से बाहर है। जरा वो दृश्य देख लीजिए। और फिर मैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के और गुजरात के दौरे पर हैं, वहां उन्होंने कांग्रेस पर क्या तंज कसा है वो भी सुनवाएंगे। लेकिन जरा मंच के वो दृश्य देख लीजिए कि राहुल गांधी के चेहरे पर किस तरह के भाव आ जा रहे थे। वेलकम टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट तिरु सी जोसेफ विजय।
मुख्यमंत्री विजय क्या सहज होंगे राहुल गांधी के वहां प्रकट होने या उनके बराबर में बैठ करके जमने के बाद? क्योंकि इस विजय के और शपथ समारोह के अगर कोई नायक हैं तो वह विजय है, और विजय के साथ जाकर के बैठ जाना आप उनको एक तरीके से असहज कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई मौका चूकते तो है नहीं, तो उन्होंने किस तरीके से तंज कसा है जरा सुन लेते हैं। आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है। और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ? जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। कांग्रेस की क्या हालत करके रख दी है। गठबंधन राजनीति के कुछ बेसिक से फंडामेंटल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों का पालन भी राहुल गांधी और ये जो खरगे की और सोनिया गांधी की नई कांग्रेस है, ये निभाने को तैयार नहीं है। एक पुरानी कहावत है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अपना केरल में इनको बहुमत मिला है, यूडीएफ को बहुमत मिला है, वहां का मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे हैं, वहां जूतम पेजार हो रही है। और चेन्नई में टीवी के प्रमुख विजय के शपथ समारोह में पहुंच गए हैं। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या गलत कह रहे हैं। मैं दो और लोगों के बारे में आज इस शो के आखिर में बात करना चाहता हूं, और मैंने आज का थंबनेल भी इसीलिए बेजोड़ हैं ये नमूने करके दिया है, क्योंकि एक वीडियो कल से चल रहा है। एक महिला पत्रकार और एक पुरुष पत्रकार के साथ बैठी है आरफा खानम शेरवानी। वैसे तो इनका रुदन, ये रुदाली की मुद्रा में हर भारतीय जनता पार्टी की जीत और कांग्रेस और दूसरे दलों की करारी शिकस्त के बाद इनका रुदन दिखाई देता है, सुनाई देता है, गला फाड़ फाड़ करके रोते हुए ये दिखाई देती है। लेकिन इस वीडियो में कह रही हैं कि बंगाल के चुनाव नतीजे के बाद तो फिर यही सूरत बनती है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महात्मा के रूप में घोषित कर दें
उनको गांधी मान लें, राष्ट्रपिता मान लें, और फिर आगे चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। अब वो जो इनके साथ बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं रखता है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक तो आरफा खानम शेरवानी, जिनका जमीन पर कुछ नहीं, जिनका कोई चुनावी राजनीति का अनुभव नहीं, और जो खुद को बताती तो पत्रकार हैं, और इनका काम धंधा भी पत्रकार के तौर पर ही चल रहा है, लेकिन किस तरह की एक्टिविज्म में शामिल हैं और किस तरीके से ये हर चुनाव के बाद रुदन करती हुई दिखाई देती हैं, और किस तरह अपने वीडियो में जो गेस्ट बुलाती हैं उनसे बातचीत करती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के खिलाफ, और जो बीजेपी की अलग अलग राज्यों में सरकारें हैं उनके खिलाफ ये विश्व वमन करती रहती हैं। अलग अलग समय पर भी इनके रुदन देखने लायक होते हैं। एक बार आरिफ मोहम्मद खान का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच गई थी और उन्होंने इनको ऐसा लताड़ा कि बगले झांकने के लिए मजबूर हो गई थी। दूसरे नमूने की मैं बात कर रहा हूं, एक की तो हम कर चुके कि चेन्नई पहुंच गए वो शपथ समारोह में, दूसरा आरफा की बात मैं कर रहा था। तीसरे नमूने हैं योगेंद्र यादव, जिनका जमीन पर कुछ लेना देना नहीं, बड़े भारी राजनीतिक विशेषज्ञ बनते हैं, समीक्षक बनते हैं, एक समय फोरकास्टर हुआ करते थे और प्रणय रॉय के साथ बैठ करके दूरदर्शन पर प्रोग्राम दिया करते थे। हर चुनाव से पहले इनकी दुकान सजती थी। हरियाणा के चुनाव के बारे में इन्होंने कहा था कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है योगेंद्र जी, तो मैंने कहा था कि आंधी आने वाली है, तूफान आने वाला है, सुनामी भी आ सकती है। और उसके बाद क्या हुआ ये सब जानते हैं। ये लोग बार बार मैं कहूंगा कि गलत साबित होते हैं और फिर बेशर्मों की तरह तन करके आ जाते हैं जैसे ही कोई चुनाव परिणाम आता है। बिहार में भी इनके आप तमाम वीडियो उठा करके देख सकते हैं, उस समय के इनके लेख उठा कर देख सकते हैं। और इस बार जब बीबीसी ने इनसे बात की तो इन्होंने क्या क्या बहाने किए। इन्होंने कहा कि साहब चूंकि वोटर लिस्ट में धांधली हुई है एसआईआर के जरिए और बंगाल में करीब 27 लाख वोट ऐसे कटे जो संदेहास्पद थे और इनमें से अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय से थे, इनका कहना है। दूसरे इन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने ऐसी भूमिका निभाई बंगाल में जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। उन्होंने ममता बनर्जी की हार के पीछे बड़ी वजह चुनाव आयोग को बता दिया। फिर ये कहते हैं कि बीजेपी ये जो चुनाव की जीत चल रही है राज्य दर राज्य, इसे अश्वमेघ यज्ञ की तरह देख रही है जिसमें वे खुद को चक्रवर्ती बनाना चाहते हैं और बंगाल में उन्होंने ये कर दिखाया। फिर ये कहते हैं कि ये जो नतीजे आए हैं, सुनियोजित नतीजे आ रहे हैं, ये जनमत की सही अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। ऐसा लगता है ये मिसकैरेज शब्द इन्होंने अभी हाल में जो स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में इनके पुराने गुरु रहे अरविंद केजरीवाल ने बोला था, वहां से लिया है। तो हमारे देश में समीक्षक के नाम पर, पत्रकार के नाम पर, विश्लेषक के नाम पर कई नमूने हैं। कुछ और हैं, उनके अभी मैंने यहाँ जिक्र नहीं किया है, जो चुनाव से पहले किस किस तरह का ढोल पीट रहे थे, किस किस तरह के ऐलान कर रहे थे और उसके बाद
उनके किस तरह के कुतर्क सामने आए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।